गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं एक्सक्लूसिवली क्लास 11th के बच्चों के लिए ये लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कई केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो लेक्चर है बच्चों, उसमें मैंने कवर किए हैं ये 4 चैप्टर्स। टोटल यूनिट नंबर 1 है, जिसमें मैंने 4 चैप्टर्स किए हैं: द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन चारों से क्या क्या केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आप और हम मिलकर ये प्यारा सा लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये अनसीन पैसेज होता है। तो बच्चों, ये अनसीन पैसेज नहीं होता है। इसमें बुक में से कोई एक पैराग्राफ लिया जाता है, कुछ लाइंस भी ले सकते हैं, उनको मिक्स करके भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक पैराग्राफ बनाया जा सकता है। अब उससे रिलेटेड लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ एक आध क्वेश्चन का जवाब आपको उस पैराग्राफ में, जैसे कि आप छोटे जब बच्चे थे, जब आपको अनसीन पैसेज आता था, तो आप उसमें से टिक कर लेते थे कि हाँ, ये वाली लाइन, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। लेकिन क्लास 11th में बायोलॉजी में बच्चों ऐसा नहीं होता कि एक जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसके जो 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके चारों के जवाब ही आपको मिल जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर पाते हैं जब हमने अच्छे से पढ़ाई की होती है, हमने चैप्टर को रीड किया होता है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो बहुत आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए, इसी में हेल्प करने के लिए आज हम लोग ये केस 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। जब भी कभी केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन रीड करने से होगा ये कि आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ पर से पूछ रहे हैं। तो उसके बाद जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे, जब इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस का जवाब देना। जैसे कि यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये पैराग्राफ। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है देखो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी कॉल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द माइक्रो कंपार्टमेंट स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। थर्ड है, नेम द एनिमल विच शोज म्यूचुअल एसोसिएशन विद एल्गी। और फोर्थ है, व्हाई मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी क्लास आर नेम्ड एज ग्रीन एल्गी। तो बच्चों, जो प्लांट किंगडम वाला आपका चैप्टर है उसमें से ये पैराग्राफ लिया है। अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें देखो। एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग क्रिएचर्स दैट आर सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड प्राइमरीली एक्वेटिक, बोथ fresh water and sea. Some algae are found in the presence of fungi, lichen and animals. अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था सी में, नेम द एनिमल विच शो म्यूचुअल एसोसिएशन विद एल्गी। तो हम एक अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे से एक बात हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एल्गी वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स टू फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। अब देखो, कोलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी भी पूछा गया था, हम यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, क्लोरोफाइसी मेंबर्स आर जनरली रेफर्ड टू एज ग्रीन एल्गी। इन डिफरेंट स्पीशीज द क्लोरोप्लास्ट माइट बी डिस्कॉइड, प्लेट-लाइट, रेटिकुलेट, cup shaped, spiral shaped और ribbon shaped. The majority of the members have one or more storage bodies. अब देखो, storage bodies को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। In their chloroplast, green algae have a stiff cell wall that is composed of an inner layer of cellulose and outside layer of pectose. ठीक है, अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब हमें जवाब देने होंगे इन क्वेश्चंस के, तो समझो कैसे देंगे हम जवाब। What is the colonial form of algae called? अब देखो, आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन करवाई मैंने आपको, जैसे colonial form of algae like wallbox। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे wallbox आ रहा है तो हम झट से लिखते हैं wallbox। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है colonial form of algae को कहते क्या है। तो यानी एल्गी की कॉलोनी को हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा सीनोबियम। फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल वॉलबॉक्स। ठीक है, इसीलिए बार बार कह रही हूं, ऐसा मत करना कि जैसे ही पढ़ा कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी का, ये पूछ रहे हैं कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं। तो हमारा जवाब होगा सिनोबियम, एग्जाम्पल हो गया वॉलबॉक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द माइक्रो कंपार्टमेंट स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। अब देखो, समझते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, आपने ये वाली एल्गी जरूर से देखी होगी, क्लैमाइडोमोनास की। इसमें क्या होता है बच्चों, एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक,
इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के बेस पर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें एक सेंटर में प्रोटीन कोर होता है और उसके चारों तरफ होती है स्टार्च की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से स्टार्च की प्लेट्स होती है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायरिनोइड। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है और जो स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। हमसे पूछा गया था व्हाट आर द माइक्रो कंपार्टमेंट स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा पायरिनोइड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रूव करते हैं। नेम द एनिमल विच शोज म्यूचुअल एसोसिएशन विद एल्गी। एनिमल का पूछा है बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे पैराग्राफ में दो चीजें आई थी, म्यूचुअल एसोसिएशन फंजाई के साथ भी एल्गी शो करती है और एनिमल्स के साथ भी शो करती है। फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करती है तो उसे हम लाइकेन कहते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? एनिमल का पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, हमारे मनपसंद क्वेश्चन हो गया ये कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे झट से देख के? स्लॉथ बियर। बच्चों स्लॉथ बियर वो बियर होता है जिसमें काफ़ी सारे फर मौजूद होते हैं और उस फर पर काफ़ी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो एल्गी को तो आ जाते हैं मजे। क्यों मजे आ जाते हैं एल्गी को? क्योंकि एल्गी कहाँ ग्रो करती है? एक्वाटिक कंडीशन में, उसको खूब अच्छा खासा मॉइस्चर मिले। तो यहाँ पे आराम से स्लॉथ बियर के ऊपर एल्गी ग्रो करती है क्योंकि उसको मॉइस्चर मिल गया, प्लस बियर जहाँ जहाँ घूमेगा एल्गी भी घूमेगी, तो उसका मूवमेंट हो गया, शेल्टर हो गया, पानी मिल गया। और क्या चाहिए जिंदगी में एल्गी को? तो इसीलिए तो फायदा हो गया किसको? एल्गी को। स्लोथ बियर को क्या फायदा हुआ? स्लोथ बियर को बच्चों ये फायदा हुआ, एक वर्ड आप लोग पढ़ते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि ये इसको हिडन कहीं छुपना होता है तो पता ही नहीं लगता कि प्लांट्स ग्रो कर रहा है कि बियर है, स्लोथ बियर है। तो उसको एक कैमोफ्लेज, एक हिडन होने में हेल्प हो जाती है। इसीलिए ये किसके लिए बेनिफिशियल हो गया? स्लोथ बियर के लिए बेनिफिशियल हो गया। तो यहाँ पर हम इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, हमसे केवल नेम ऑफ द एनिमल पूछा गया है तो हमारा जवाब हो जाएगा स्लोथ बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाई मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर नेम्ड एज ग्रीन एल्गी। क्यों कहते हैं ग्रीन एल्गी? इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। यानी यहाँ पर एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं पता कि क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट मिलता है। तो चूंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है, इसीलिए इसको हम क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम आपने जो बताया वो हमें समझ में तो आ गया, लेकिन अगर हमें कहीं लिखे हुए आंसर मिल जाते तो ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए ये भी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। अगली स्लाइड पे चलते हैं जहां पर मैंने सारे आंसर्स लिख रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले देते हैं। मैं साइड में हो जाती हूँ, जस्ट एक बार रीड कर दूं एक बार, उसके बाद मैं साइड में होती हूँ। व्हाट इज द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी कॉल्ड? तो देखो द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी इज कॉल्ड सीनोबियम। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। एग्जाम्पल होगा वॉलवॉक्स। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर द माइक्रो कंपार्टमेंट स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी? तो कैसे लिखेंगे आंसर? पायरिनोइड्स आर द माइक्रो कंपार्टमेंट स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। समझ में आ गई बात? थर्ड था नेम द एनिमल विच शो म्यूचुअल एसोसिएशन विद एल्गी। तो बस स्लोथ बियर लिख के फिर ऐसा का ऐसा आप लिख देंगे। फोर्थ है वाई मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी क्लास आर नेम्ड एज ग्रीन एल्गी? तो बिकॉज मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द एल्गी। समझ में आ गई? अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके अपने एक नोटबुक बना लेना, उसमें इसको आंसर्स को लिख लेना। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही अपनाएंगे। हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं ताकि जब हम पैराग्राफ पढ़ें तो हमें ये अंडरलाइन कर लेंगे कि हाँ यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपाउंड लीफ? ओके, नेम द स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स फाउंड इन साइकस ट्री। साइकस आ गया, यानी कि किसकी बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। फिर है सी व्हाई जिम्नोस्पर्म आर रेफर्ड टू एज हेटेरोस्पोरस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। फिर फोर्थ है व्हाट इज द कॉज बिहाइंड जिम्नोस्पर्म्स अडेप्टेशन टू निडल लाइक लीफ। ये चार क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर मीडियम टू टॉल साइज ट्रीज एंड श्रब्स। द जाइजेंटिक रेडवुड ट्री सिकोया is one of the tallest tree species and a gymnosperm. Taproots are the most common type of roots. The gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall in the process of fertilization. अब देखो यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे केवल इतना लिख के छोड़ दिया कि taproots are the most common type of root. अब
यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया नेम द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट फाउंड इन साइकस ट्री, इसका जवाब इसमें नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए जस्ट एक बार आप लेसन को अगर आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब थोड़ा आपको आगे पीछे का पता होना चाहिए कि एल्गी पढ़ रहे हैं या जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स या एनिमल किंगडम में से हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा फाइलम है, कौन सी क्लास है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे। सिंपल और कंपाउंड लीव्स आर प्रेजेंट, द पिन्नेट लीव्स ऑफ साइकस सर्वाइव फॉर अ फ्यू ईयर्स, जिम्नोस्पर्म लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू टॉलरेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड एक्सट्रीम्स. For example, the conifers have a special arrangement of leaves that cope up with the environmental factors. The gymnosperm being heterosporous and the two kinds of spores that are produced within sporangia that are borne on sporophyll which are arranged spirally along an axis to form compact strobili or cones. अब देखो, अब आंसर समझो क्या है। What do you understand by compound leaf? तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की लीफ होती है। अब होती क्या है ये समझो। देखो, जैसे मैंने ग्रीन कलर का लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक लीफ ड्रॉ करी, ठीक। अब मैं एक लीफ और ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। अब ये जो पहले वाली मैंने बच्चों लीफ ड्रॉ करी है, इसका मार्जिन को हम क्या कहते हैं कि इसका मार्जिन कैसा है, एंटायर है, ठीक है। जो दूसरी मैंने लीफ ड्रॉ करी है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं इंसीजन। अब ये दोनों ही लीफ कैसी है, सिंपल लीफ है। दोनों ही क्या है, सिंपल लीफ है। एक ही लेमिना इसमें, पूरा का पूरा एक लीफ लेमिना या एक लीफ ब्लेड इसमें प्रेजेंट है। लीफ ब्लेड बोलो या लीफ लेमिना बोलो, एक ही बात है। अब कंपाउंड लीफ क्या होती है बच्चों कि अब अगर ये इंसीजन है, ये इंसीजन अगर बढ़ते हुए यहाँ मिड रिब तक पहुंच जाए, ये वाला इंसीजन यहाँ तक पहुंच गया इस तरीके से, ये यहाँ तक पहुंच गया, ठीक। ये दूसरा इंसीजन था, ये भी यहाँ तक पहुंच गया, ठीक, ये इस तरीके से। फिर ये तीसरा इंसीजन था, ये भी यहाँ तक पहुंच गया। यानी कहने का मतलब है कि जब इंसीजन कहाँ तक पहुंच जाए, मिड रिब तक पहुंच जाए, और जो पूरी का पूरा लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और बन जाए क्या, बहुत सारे लीफलेट। ये क्या कहलाएगा, लीफलेट। तो इस तरह की लीफ को हम बच्चों क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ। तो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ इज दैट टाइप ऑफ लीफ इन विच होल लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू मैनी लीफलेट। समझ में आ गई बात। इसको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। अभी बता दूंगी पूरी स्लाइड जिसमें आप आंसर सारे लिखे हुए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेम द स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स फाउंड इन साइकस। अब देखो, टैप रूट तो मिलती हैं, लेकिन दूसरी तरह की जो रूट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट। अब ये भी समझ लो कि ये स्पेशल टाइप की क्यों है। ये स्पेशल टाइप की इसलिए है क्योंकि इसमें क्या मिलता है, इन रूट्स में जब आप एक सेक्शन कटिंग करेंगे तो सेक्शन कटिंग करके आपको एक इस तरह का जोन दिखेगा, ये इस तरह का जोन दिखेगा रूट में, और उसमें आपको मिलेगी एक इस तरह की फिलामेंटस एल्गी जिसका नाम क्या है, नोस्टॉक। ये कहलाता है, ये यहाँ पे मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। ये एल्गा जोन है, और इस एल्गा जोन में कौन सी एल्गी मिलेगी, इसमें मिलेगी आपको एल्गी नोस्टॉक, जो कि क्या है, एक बीजीए है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, जिसमें मिलेगी हेटेरोसिस्ट, और वो हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो इसीलिए ये रूट्स क्या हो जाती हैं, स्पेशल रूट्स हो जाती हैं। तो आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना, आपको केवल लिखना है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, नेम द स्पेशल टाइप ऑफ रूट फाउंड इन साइकस ट्री। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, कोरेलॉइड रूट। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, व्हाई जिम्नोस्पर्म्स आर रेफर्ड एज हेटेरोस्पोरस ग्रुप ऑफ प्लांट। अब देखो यहाँ पर आया था हेटेरोस्पोरस, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंड द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है बच्चों, हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और स्पोर्स का मतलब, स्पोरस का मतलब क्या हो गया, स्पोर्स। तो यानी इसमें डिफरेंट तरह के, दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं हेटेरोस्पोरस ग्रुप ऑफ प्लांट। अब मुझे यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है कि मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं कि हेटेरोस्पोरस ये कैसे हुआ। अब आप ये देखो, दो तरह के स्पोर्स, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लाइफ साइकिल ड्रॉ करने को आती है वहां पर भी ये चीज काम आएगी। तो इसीलिए प्लीज बोदर मत होना कि मैम बहुत ज्यादा लंबा खींच रही है लेक्चर को, हो तो गया, दो तरह के स्पोर मिलते हैं, बता तो दिया, ये क्यों बता रही है, जरूरी है इसलिए बता रही हूँ बच्चों। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अब दो तरह के स्पोर्स मिले, ठीक। अब एक स्पोर्स क्या कहलाते हैं, जिनका साइज छोटा होगा उनको हम क्या कह देंगे, माइक्रो स्पोर्स, ठीक। और जो दूसरे बड़े वाले स्पोर्स होंगे उनको हम क्या कह देंगे, मेगा
स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं वो बनते कहाँ पर हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो हम क्या कह देंगे? ये किस में बन रहे हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया। और जो मेगा स्पोर है वो कहाँ बनेंगे बच्चों? वो बनेंगे मेगा स्पोरेंजिया में। ठीक, अब ये जो मेगा स्पोरेंजिया है या माइक्रो स्पोरेंजिया है, ये दोनों की दोनों मिलती हैं किस पे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे। माइक्रो स्पोरेंजिया जिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे मिलेगी वो उसको हम कह देंगे माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरेंजिया जिस पे मिलेगी उसको हम क्या कह देंगे? मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। ठीक, अब ये माइक्रो स्पोरोफिल मिलकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कह देते हैं मेल कोन, और जो मेगा स्पोरोफिल है वो मिलकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कह देते हैं फीमेल कोन। समझ में आ गई बात? अब इस माइक्रो स्पोरेंजिया में और मेगा स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं जिनको रेस्पेक्टिवली माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हम जिम्नोस्पर्म्स को क्या कहते हैं कि वो कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस, क्योंकि दो तरह के स्पोर्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको केवल इतना लिखना है कि दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड जिम्नोस्पर्म्स एडेप्टेशन टू निडल लाइक लीफ? अब देखो, निडल का मतलब क्या होता है? सुई, यानी इसमें जो लीफ होती है वो निडल लाइक होती है। निडल की लाइक लीफ होने की वजह से क्या होता है बच्चों कि उस लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस जो होगा वो कम होगा, इसीलिए इसमें निडल लाइक लीफ मिलती है। समझ में आ गई बात? अब जल्दी से हम क्या करते हैं कि एक बार आंसर्स देख लेते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए आंसर्स लिखने में। What do you understand by compound leaf? तो देखो क्या लिखोगे? A leaf in which the leaf blade or leaf lamina is divided into leaflets is called compound leaf. समझ में आ गई बात? दूसरा, name the special type of roots found in cycas tree. तो आंसर क्या होगा? Coralloid root. क्लियर हो गया? तीसरा, why gymnosperm are referred as heterosporous group of plants? Because they have two type of spores. spores के नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो जवाब हमें आंसर पूरा, हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, इसलिए माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों लिखने होंगे। चौथा आ गया, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड जिम्नोस्पर्म्स अडेप्टेशन टू निडल लाइक लीव्स? तो उसमें बिकॉज ऑफ निडल लाइक स्ट्रक्चर द सरफेस एरिया इज रिड्यूस विच हेल्प्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको नोटबुक में लिख लेना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट केस क्या कहता है हमसे? यहां पर भी हम यही करेंगे। हम क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? अच्छा, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से लिया गया है केस। फिर है इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर हाउ मेनी किंगडम्स डज यूकेरियोट्स हैव? और तीसरा है डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ सेल वॉल इन किंगडम फंजाई एंड प्लांटी। ये आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब हम अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिनियस डिवाइड्स द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन system with Plantae and Animalia kingdoms that contained all plants and animals respectively. This system could not tell the difference between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई क्रीचर्स। बच्चों ये ध्यान रखना, कई बार जैसे यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं, कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कैसे जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इतना बढ़िया नहीं है एज कंपेयर टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी क्यों उसको ज़्यादा मान्यता दी गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इस पर भी लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पैराग्राफ में से। फिर आता है द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इनटू plants and animal was simple and straightforward, but a huge number of organisms did not fit into either category. As a result, the long used 2-system classification was determined to inadequate. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia were the kingdoms defined in the 5 kingdom. अब इनके नाम आपको पता होने चाहिए। Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia were the kingdoms defined in the 5 kingdom classification. Cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic linkages are the primary classification criteria. अब देखो इस पे अंडरलाइन कर लो। इस पे क्यों कर लो अंडरलाइन? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर फिर हमें मजा आ गया क्योंकि हमें जवाब पैराग्राफ में ही मिल गया कि विटेकर के सिस्टम का क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल स्ट्रक्चर का मतलब बता दूं, सेल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है।
ठीक है, यूकैरियोटिक। ठीक, दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कह दिया, इसकी मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी किस तरीके से आपको इसमें याद रखा जाए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, RH विटेकर का क्लासिफिकेशन का, जिसमें मैंने पूरा आपको समझाया था कि किस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को याद रखा जाए। प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूनि या फिर मल्टी, मल्टी सेलुलर। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मैंने हेटेरो लिखा है, ट्रॉफिक भी लिख देती हूँ, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और फिर आ रहा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन उसमें किस तरह से हो रहा है? वेजिटेटिव हो रहा है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, ये चीज। और फाइलोजेनेटिक लिंकेजेस। फाइलोजेनेटिक लिंकेजेस का मतलब होता है कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक हॉर्स देख रहे हैं और आपको दो एनिमल्स में और बताती हूँ, एक मैंने बता दिया खच्चर और एक मैंने बता दिया कैट, और अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो हॉर्स है वो किससे रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, यानी कि खच्चर से रिजेम्बलेंस शो कर रहा है थोड़ी बहुत या कैट से, तो आप कहोगे मैम खच्चर से रिजेम्बलेंस शो कर रहा है। तो यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक लिंकेजेस का मतलब है कि कोई सा ऑर्गेनिज्म, कोई जो हमारे 5 ग्रुप्स बनाए RH विटेकर साहब ने, तो उन्होंने सारे के सारे जो एक से वाले एनिमल्स थे, एक से वाले ऑर्गेनिज्म थे, उनको एक ग्रुप में रखा, फिर उससे जस्ट उसके पास में किनको रखा जो थोड़ी बहुत अपने पड़ोसी से रिजेम्बलेंस शो कर रहे थे, यानी मोनेरा है, मोनेरा के जस्ट पास में उन्होंने किसको रख दिया? प्रोटिस्टा को रख दिया। फिर कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो चीज किस में आती है? फाइलोजेनेटिक लिंकेजेस में। और कॉमन कैरेक्टर वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक ही किंगडम में रखा जाता है। ये मतलब होता है फाइलोजेनेटिक लिंकेजेस का। अब हमसे ये जो पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक लिंकेजेस आर द क्राइटेरिया या आर द बेसिस ऑफ विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन हाउ मेनी किंगडम्स डज यूकैरियोट्स है? यूकैरियोट्स कितने हैं? अब देखो ये जो 5 थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें से देखो केवल मोनेरा जो है वो क्या है? वो प्रोकैरियोटिक है, मैं P लिख रही हूं। और बाकी जो चारों हैं यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये क्या है? यूकैरियोटिक है। तो इसीलिए हमसे नंबर पूछा गया है, तो हम क्या लिख देंगे? कितने हुए? ये 5 में से 4 हुए, तो हम 4 लिख देंगे कि 4 किंगडम्स, और फिर ब्रैकेट में आप नाम भी मेंशन करिए। मोनेरा को छोड़ के प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आर द किंगडम्स विच हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ सेल वॉल इन द किंगडम फंजाई एंड प्लांटी। बच्चों फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो होती है काइटिन की, इसको हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। जबकि जो प्लांटी होती है उसमें, प्लांट्स आ रहे हैं, इसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे फंजाई में द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन वेयर एज द प्लांटी है सेल्यूलोज टाइप ऑफ केमिकल इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांटी। समझ में आ गई बात? इसके आंसर्स भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, What is the basis of Whittaker system of classification? तो देखो the main criteria of Whittaker system of classification were cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। ये ऐसा का ऐसा वहां से छाप देना, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग। फिर इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ विटेकर्स हाउ मेनी किंगडम्स डज यूकैरियोट्स हैव? तो यहाँ पे 4 किंगडम्स और फिर ब्रैकेट में इन सबके नाम आ जाएंगे। फिर तीसरा, डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ सेल वॉल इन द किंगडम फंजाई एंड प्लांटी। तो इन किंगडम फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन वेयर एज इन द किंगडम प्लांटी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। समझ में आ गए? ये 3 केस बेस हमने कर लिए। अब मैं 2 और कराती हूँ, उसमें भी मजा आएगा। मैं फिर कह रही हूँ आपसे कि कोई सा भी केस पढ़ने से पहले आप एक बार चैप्टर को, उसके आगे पीछे का आपको आइडिया होना ही होना चाहिए, तभी आप केस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अनसीन पैसेज नहीं होते। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपको 4 क्वेश्चन हैं तो कोई एक आध क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाए। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैरोलस लिनियस इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन 1753 with his work in the book Species Plantarum. Binomial nomenclature is a biological system for naming organism in which the name is made up of 2 terms, the first of which denotes the genus and the second the species of the creature. For example, Mangifera indica, LINN यानी कि वो लीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
द जीनस नेम इज मैंजिफेरा एंड द स्पीशीज नेम इज इंडिका, इंडिका में आई स्मॉल आएगा। Linnaeus denotes that this species was first described by Linnaeus, यानी LINN जो लिख रहे हैं वो किसको डिनोट कर रहा है, Linnaeus को डिनोट कर रहा है, who can grant scientific names. This branch of biology involves identification, nomenclature and categorization of organism. अब ये जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें से लिया गया है। अब क्वेश्चंस क्या कहते हैं, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक नेम इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका जीनस या जिसको जेनेरिक कहते हैं जीनस, और दूसरा जो होता है वो होता है इसका स्पीशीज। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आराम से बता दोगे कि द टू कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक नेम इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर जीनस एंड स्पीशीज। फिर पूछी गई है राइट द फुल फॉर्म। अब देखो ICBN और ICZN इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है किसी भी जूलॉजिकल नेम या बॉटेनिकल नेम लिखने के लिए, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ICBN कहते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये दोनों की फुल फॉर्म हुई। फिर है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। बच्चों मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो होती हैं उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं, ये एग्जैक्टली NCERT में से उठाई गई लाइन है। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हम ये देखते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसको हम बोल देंगे इकोलॉजिकल स्टेटस उसका कैसा है, कैसा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये सब चीजों को हम कंसीडर करते हैं किसमें, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। तो चलो इसके आंसर्स देखते हैं फटाफट से, क्या क्या चीजें कह रहे हैं। देखो ये तो चीज समझ में आई गई होगी, द टू कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। फिर ICBN और ICZN इसके दोनों की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो देखो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, किस सराउंडिंग में वो रह रहा है, ये मतलब होता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का, आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो इस पैसेज में से, इस पैराग्राफ में से पूछे गए थे। अब हम एक पैराग्राफ और करते हैं बढ़िया सा। इसमें अब ये वाला जो हमने करा अभी पिछला वाला, उसमें हमने पहले पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इस वाले में भी हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम अपनी ईमानदारी दिखाते हैं कि हम क्या वाकई में पैराग्राफ पढ़ करके कर सकते हैं। वो जो ट्रिक मैंने बताई कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, उससे आप टाइम को सेव कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, कोई टॉपिक हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसीलिए वहां पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा आपका ना हो, थोड़ा टाइम आपका सेव हो, इसीलिए हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब बताओ, अब आप लोग लाइव क्लास नहीं है, अदरवाइज मैं आपसे कहती कि आप कमेंट करके बताओ कि पहले पैराग्राफ पढ़ें कि पहले क्वेश्चंस पढ़ें। आज हम ऐसा करते हैं, पहले हम पैराग्राफ ही पढ़ते हैं इस वाले में। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा में आते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Bacteria occur almost everywhere. They also live in extreme habitats such as hot springs, salty areas, marshy areas, desert, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. Some bacteria are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane from the dung of these animals. अब आपको लग रहा होगा मैम आपने यहाँ क्यों अंडरलाइन कर दी मीथेन, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर इस तरह का कुछ पैराग्राफ होता है तो कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जगहों पे से ही पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है रुमिनेंट्स के डंग से, तो इसीलिए मैंने इस पर अंडरलाइन कर ली। Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. Cyanobacteria are also known as blue-green algae, which possesses a specialized cell called heterosis. चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं डैश बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउ डंग और ऑर्गेनिक वेस्ट। तो बच्चों बैक्टीरिया जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है काउ डंग या बफेलो से, उसको हम क्या कहते हैं, मीथेनोजन। जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं, मीथेनोजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बायोगैस वाले इसमें आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर है डैश आर द बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो एंड थ्राइव इन सॉल्टी एरियाज।
सॉल्टी एरियाज में बच्चों जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है सैलाइन और फाइल्स का मतलब होता है लवर। तो ये क्या होते हैं, सॉल्ट लवर होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर है व्हाट इज हेटेरोसिस्ट। बच्चों हेटेरोसिस्ट क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नोस्टॉक है, आपने नोस्टॉक का डायग्राम मैंने कई बार ड्रॉ करा होगा, उसमें आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सेल मिलती हैं, उन स्पेशलाइज्ड सेल को हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो मेनली काम क्या करती है, जो मेनली काम करती है किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने बस केवल इतना कह दिया, ये देखो यहाँ पे कह दिया केवल कि साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी व्हिच पोजेसेस स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। बस ये बोल दिया कि हेटेरोसिस्ट अब करती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। और एग्जाम्पल और लिख दें तो बहुत ही अच्छा, नोस्टॉक और एनापेना। फिर है स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज। अब देखो शेप का यहाँ पे जिक्र कर दिया केवल, देखो ये देखो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप का केवल जिक्र कर दिया कि 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी शेप का बैक्टीरिया क्या कहलाता है, कि स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज, उसको अपन क्या कहते हैं, कोकस। तो हम यहाँ लिख देंगे कोकस। वेयर एज रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस। ठीक है, तो यानी मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि अभी भी टाइम है, आप इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार आप अच्छे से रीड कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आज हम लोगों ने टोटल ये 5 केस बेस्ड क्वेश्चन करे। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे, लाइक कर दो और देखोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कमेंट कोई चीज़ समझ भी नहीं आई हो, कहीं कोई डाउट आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच।